हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है दोस्तों सब लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी वगैरह भी बहुत आप अच्छे से ही कर रहे होंगे। तो देखिए, हमारी जो बायोलॉजी की कॉन्सेप्ट की सीरीज चल रही है एमसीक्यू बेस्ड, उसकी एक नई क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग करने वाले हैं आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस को, और उन अच्छे क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग सीखने वाले हैं कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट्स को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, कुछ जीव सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, वो क्या कहलाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो अकार्बनिक पदार्थ कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जैसे सरल अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, उन जीवों को हम क्या कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं वो कौन से जीव होते हैं, पहले वो समझते हैं। देखिए, मान लीजिए ये क्या है, हमारी पृथ्वी की एक सतह है। इस सतह पर एक पौधा लगा हुआ है। ये क्या है, एक पौधा है, या फिर मान लीजिए आप एक पेड़ है। ये क्या है, एक पेड़ है, ठीक है। इस पेड़ पर ये क्या हो गई, ये इसकी हरी पत्तियां हो गई। ये क्या हो गई जी, इसकी हरी पत्तियां हो गई। और इन ज़मीन में आप देखेंगे, इन पौधों की जड़ें जो हैं वो कहाँ होती हैं, ज़मीन में होती हैं। और यहाँ ज़मीन में क्या है, यहाँ ज़मीन में बहुत सारा पानी है। यहाँ पर क्या है जी, जल है, और बहुत सारा खनिज पदार्थ है। क्या है जी, खनिज पदार्थ है, ठीक है। तो पौधे क्या करते हैं, देखिए पौधे क्या करते हैं, यहाँ पर मान लीजिए एक सूर्य है। यहाँ पर क्या है, सूर्य है जो प्रकाश का स्रोत है इन पौधों के लिए, ठीक है। ये क्या हो गया जी, ये आपका सूर्य हो गया। ये क्या है, ये सन है, यानी ये है सूर्य है। और सूर्य की किरणें जो है ना, वो किसके ऊपर पड़ रही हैं, वो पड़ रही हैं इन हरी पत्तियों पर। तो देखिए, हरी पत्तियां क्या होती हैं, हरी पत्तियों के अंदर ना छोटे छोटे रंध्र होते हैं। रंध्र बोले तो छोटे छोटे से छेद होते हैं, जिनकी सहायता से वो गैस को अंदर लेते हैं, गैस को बाहर करते हैं। और जो उनके अंदर अतिरिक्त मात्रा में जल होता है ना, उसको भी वो क्या करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया द्वारा बाहर करते हैं, ठीक है। तो इन पत्तियों में क्या है, रंध्र हैं। अब यहाँ पर ये वातावरण की क्या है, वायु है। यहाँ पर वातावरण की क्या है, वायु है। इस पौधे के चारों तरफ वातावरण की क्या है, वायु है। पौधे क्या करते हैं, वातावरण की वायु से क्या ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर ले रहे हैं। किसकी सहायता से, रंध्र की सहायता से। पत्तियों में छोटे छोटे से छेद होते हैं, जिनको हम रंध्र कहते हैं। उन्हीं रंध्र की सहायता से ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली गई, हमारी पत्तियों के अंदर चली गई। और दूसरा काम क्या करते हैं, दूसरा काम पौधे इस मिट्टी से क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं। और वो जल इस रास्ते से ऐसे कहाँ पहुंच गया, वो जल भी पहुंच जाता है हमारी पत्तियों में। अब पत्तियों में क्या क्या चीज़ आ चुकी है, पत्तियों में कार्बन डाइऑक्साइड आ चुकी है, और पत्तियों में क्या आ गया है जी, जल आ गया है, ठीक है। और ऊपर क्या पड़ रहा है, ऊपर पड़ रहा है सूर्य का प्रकाश। क्या पड़ रहा है जी, यहाँ पर पड़ रहा है सूर्य का प्रकाश, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, यहाँ पर एक खाद्य पदार्थ बनाते हैं, यानी भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं जी, खाद्य पदार्थ बनाते हैं। उस खाद्य पदार्थ को हम नाम देते हैं किसका, ग्लूकोज का। क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। साथ साथ में और क्या बनाते हैं, और बनाते हैं ऑक्सीजन गैस। तो देखिए, दो चीज़ें बनाई इन पौधे ने। क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से। अच्छा, ये बात तो पहले आप समझ लीजिए कि यहाँ से पानी किसके माध्यम से पहुँचा, यहाँ से पानी ऊपर की तरफ एक ऊतक के माध्यम से पहुँचता है, जिसको हम कहते हैं जाइलम। जाइलम क्या है, जाइलम एक तरीके का संवहन ऊतक है। क्या है, एक तरीके का संवहन ऊतक है। अब ध्यान से सुनेंगे, ये जो खाद्य पदार्थ बना है ना, यही पौधों का क्या है, भोजन है। अब बताइए आप कि क्या पौधा अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर है, बिल्कुल नहीं है। यानी कि यहाँ पर पौधे ने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल जैसे अकार्बनिक पदार्थों की सहायता से और प्रकाश की उपस्थिति में उन्होंने क्या किया, अपना भोजन तैयार कर दिया। और यहाँ पर जो ऑक्सीजन बनी, उस ऑक्सीजन को उसी रंध्र से मुक्त कर दिया जिस रंध्र से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आई थी। तो नहीं, वातावरण में देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लिया, फिर यहाँ से क्या किया, उसी रंध्र के थ्रू ऑक्सीजन को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, देखिए ये प्रक्रिया भोजन बनाने की प्रक्रिया है, हो किसकी उपस्थिति में रही है, प्रकाश की उपस्थिति में। तो इस पूरी प्रक्रिया को हम नाम देते हैं जी प्रकाश संश्लेषण का। क्या कहते हैं इसको जी, प्रकाश संश्लेषण। और प्रकाश संश्लेषण किन जीवों में होता है, वो होता है स्वपोषी जीवों में। इस प्रकार हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, प्राणी समभोजी क्या होते हैं ये भी समझ लेते हैं। देखिए, कुछ जीव ऐसे होते हैं ना जो ठोस और तरल पदार्थ के रूप में भोजन को ग्रहण करते हैं।
तो ऐसे जीव जो भोजन को तरल या ठोस पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं ना, उनको हम प्राणी समभोजी कहते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं, अमीबा। हम लोग भी क्या करते हैं, भोजन को कैसे ग्रहण करते हैं, तरल के रूप में ग्रहण करते हैं या फिर भोजन को हम ठोस पदार्थ के रूप में ग्रहण करते हैं। तो हम भी क्या है, प्राणी समभोजी हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं परजीवी। परजीवी क्या होते हैं? परजीवी ऐसे जीव होते हैं जो अपने भोजन के लिए किसी जीव के ऊपर रहते हैं या उस किसी जीव के अंदर रहते हैं। जैसे देखो, परजीवी क्या है? परजीवी ऐसे जीव हैं जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव के ऊपर रहेंगे या उस जीव के अंदर रहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो बेटा, परजीवी में कौन कौन से आ सकते हैं? परजीवी में दो तरीके के जीव आते हैं। एक आते हैं आंतरिक परजीवी। क्या आते हैं? आंतरिक परजीवी आते हैं। एक आते हैं आपके बाह्य परजीवी। क्या आते हैं जी? एक आते हैं आपके बाह्य परजीवी। आंतरिक परजीवी में वो जीव आते हैं जो किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर रहते हैं। जैसे आपके यकृत कृमि हो गए, ठीक, जिसको हम फैसियोला हिपैटिका कहते हैं। यकृत कृमि कहाँ होता है? यकृत में होता है। बाह्य परजीवी में आ गया जैसे जूं हो गई, जैसे जोंक हो गई। ठीक है, फीता कृमि इसका एग्जाम्पल हो गया। फीता कृमि भी कहाँ पाया जाता है? जानवरों के पेट में पाया जाता है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई हमारी किसकी? परजीवी की। अब मृतोपजीवी क्या होते हैं? कुछ ऐसे जीव होते हैं ना जो सड़े गले पदार्थों पर पाए जाते हैं। कुछ ऐसे जीव जो सड़े गले पदार्थों पर पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? मृतोपजीवी कहलाते हैं। मृतोपजीवी कौन कौन से हो सकते हैं? मृतोपजीवी में कुछ कवक आते हैं और क्या आते हैं? आपके बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे। प्राणी समभोजी वो है जो ठोस या तरल पदार्थ के रूप में भोजन को ग्रहण करेगा। परजीवी वो है जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवित जीव के ऊपर निर्भर रहेगा, उसको हम परजीवी कहेंगे। मृतोपजीवी वो है जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर अपना जीवन यापन करेगा। ठीक है, जैसे कवक और बैक्टीरिया। स्वपोषी वो जीव होते हैं ना जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहते। अच्छा, स्वपोषी भी दो टाइप के होते हैं। कुछ जीव प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं तो उनको हम प्रकाश संश्लेषी कह देते हैं। कुछ अलग अलग केमिकल्स की उपस्थिति में बनाते हैं तो उनको हम रसायन संश्लेषी कह देते हैं। जैसे कुछ सल्फर जीवाणु होते हैं, ठीक है, तो वो अलग अलग केमिकल्स की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं तो उनको हम क्या कह देते हैं? रसायन संश्लेषी कहते हैं। स्वपोषी के दो टाइप, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किस वैज्ञानिक ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था? देखिए, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत क्या है? वो एवोल्यूशन से संबंधित है, यानी जैव विकास से संबंधित एक सिद्धांत है जो किसने दिया था? जो दिया था डार्विन साहब ने। इन्होंने कहा था कि प्रकृति में जीवों की कई प्रजातियां होती हैं। ठीक है, एक ही जीवों के ऐसी प्रजातियां जो वातावरण में हो रहे परिवर्तन को झेल सकती थी वो तो सर्वाइव कर गई, जो नहीं झेल सकती थी उनकी क्या हो गई? डेथ हो गई। तो जो सर्वाइव कर गई उन्हीं के जो जीन्स थे, उन्हीं के जो गुण थे, वही उनकी जनरेशन में आगे बढ़ते गए और जिससे क्या आता गया? वातावरण में चेंज आता गया, जीवों में चेंज आता गया और उसी के हिसाब से फिर क्या होता गया? विकास होता गया। तो ठीक है, कभी एवोल्यूशन चैप्टर फुल डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि ये नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी क्या थी। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किससे संबंधित है? एवोल्यूशन से संबंधित है। ठीक है, जैव विकास से संबंधित है। फिर एक साइंटिस्ट हैं ह्यूगो डी व्रीज। इनका क्या योगदान रहा है? इनका योगदान ये रहा है दोस्तों कि ह्यूगो डी व्रीज ने एक उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया है? जीवों के अनुवांशिक पदार्थ में होने वाले अचानक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन कहा जाता है। ये बात किसने कही थी? ये बात ह्यूगो डी व्रीज ने कही थी। उत्परिवर्तन को इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं, यानी थ्योरी ऑफ म्यूटेशन किसने दी है? ह्यूगो डी व्रीज ने दी है। अब चलते हैं वाटसन और क्रिक पर। वाटसन और क्रिक ने क्या किया है? वाटसन और क्रिक का योगदान क्या है? इन्होंने डीएनए की संरचना का वर्णन किया था 1952 के आसपास। इन्होंने क्या किया था? डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की खोज की थी। यानी डीएनए जो है वो ऐसे द्विकुंडलित संरचना में होता है। डीएनए की इस संरचना का वर्णन किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने किया था। अब टीएच मॉर्गन साहब का क्या योगदान है? टीएच मॉर्गन को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। आधुनिक जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक जेनेटिक्स का जनक टीएच मॉर्गन को कहा जाता है, यानी आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है इनको। ये क्या है? एक मिनट दोस्तों, जरा होल्ड करिएगा।
चलिए दोस्तों थोड़ा सा मैनेज करिएगा, लाइट का इशू है। हम लोग आज चलते हैं फिर से अपने क्वेश्चन पर। देखिए हमने क्या कहा था कि किस वैज्ञानिक ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो पहली बात तो एवोल्यूशन से संबंधित है। दिया किसने था? दिया था डार्विन ने। ह्यूगो डी व्रीज ने क्या किया था? ह्यूगो डी व्रीज ने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। ठीक है, उत्परिवर्तन क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल में होने वाले सडन चेंज को हम उत्परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, फिर वॉटसन एंड क्रिक ने क्या किया था? वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना को दुनिया के सामने रखा था। टीएच मॉर्गन को क्या कहा जाता है? टीएच मॉर्गन साहब को आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। इनको हम लोग किस नाम से जानते हैं? आधुनिक अनुवांशिकी के जनक के नाम से जानते हैं। तो आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कौन है? टीएच मॉर्गन साहब हैं। इनके एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे किस पर? एक मक्खी पर, जिसको हम लोग कहते हैं फल मक्खी। फल मक्खी पर अपने जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किसने किए थे? टीएच मॉर्गन ने। और फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? फल मक्खी को ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर। कहाँ लिख सकते हैं? चलिए यहाँ पर लिखते हैं। फल मक्खी क्या है? फल मक्खी ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर है। अब ध्यान से सुनिए, ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर क्या है? फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम है। कोई भी जीव के वैज्ञानिक नाम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है उसके वंश को दिखाता है, दूसरा उसकी जाति को दिखाता है। तो पहला शब्द ये जो ड्रोसोफिला लिखा है ना, ये इसके वंश को दिखा रहा है। मेलानोगैस्टर क्या कर रहा है? इसकी जाति को दिखा रहा है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? पहली बात तो यह समझते हैं कि ये प्राणी जगत क्या होता है। प्राणी जगत को समझने के लिए इस एरिया को हमें रफ करना पड़ेगा, तो फटाक से इसको रफ करते हैं और समझते हैं कि प्राणी जगत क्या है। देखिए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर.एच. विटेकर। ठीक, आर.एच. विटेकर ने क्या किया? आर.एच. विटेकर साहब ने क्या किया कि संपूर्ण जीव जगत को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। 5 जगत में डिवाइड कर दिया। वो 5 जगत कौन कौन से थे? पहला जो जगत बनाया उन्होंने, वो बनाया मोनेरा का। ठीक है, मोनेरा में कौन आते थे? मोनेरा में आते थे बैक्टीरिया। इसमें कौन आते थे भैया? इसमें आते थे बैक्टीरिया। दूसरा उन्होंने बनाया प्रोटिस्टा। ठीक है, दूसरा उन्होंने जो बनाया वो था प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में कौन आते थे? प्रोटिस्टा में आते थे भैया एक कोशिकीय जीव। कैसे जीव? एक कोशिकीय जीव जो कैसे थे? जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बने थे। जो किसके बने थे? यूकैरियोटिक कोशिका के। ठीक है, उसके बाद देखिए मोनेरा में भी क्या था? ये भी एक कोशिकीय जीवों का समूह था, लेकिन इसके जीव कैसे थे? वो बने होते थे भैया प्रोकैरियोटिक कोशिका के। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं केवल और केवल बैक्टीरिया में मिलती हैं और किस फाइलम उसका किस किंगडम में रखी गई हैं? मोनेरा में रखी गई हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा। अब चलते हैं हम लोग तीसरे पर। जो हमारा तीसरा किंगडम था वो कौन सा था? तीसरा किंगडम था कवक, जिसको हम फंजाई कहते हैं। फंजाई में किसको रखा गया? इसमें हरित लवक विहीन ऐसी कोशिकाएं जो हरित लवक विहीन होती हैं, वो जिन जीवों में पाई जाती हैं ना, उन जीवों को क्या कहा जाता है? कवक। यानी हरित लवक विहीन कोशिका वाले जीवों को, कोशिका वाले प्लस सेल वॉल वाले, यानी कोशिका। देखो ऐसे जीव जिनमें कोशिका भित्ति तो होती है, यानी ऐसे जीव जिनमें कोशिका भित्ति होती है लेकिन हरित लवक नहीं होगा, वो स्वपोषी नहीं हो सकते, प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते, तो उन जीवों को हम क्या कहते हैं? उन जीवों को हम कवक कहते हैं। और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है ना, वो किसकी बनी होती है? वो बनी होती है भैया काइटिन की। कोशिका भित्ति, पौधों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की, इनकी बनी होती है किसकी? काइटिन की। ठीक है, अब चलते हैं आगे। हम लोग आगे। अब ध्यान से सुनिएगा। अब ये हो गया हमारा मोनेरा, ये हो गया प्रोटिस्टा और ये हो गए हमारे कवक। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे की ओर चल के हम लोग देखते हैं अपना चौथे में आता है हमारा प्लांट किंगडम।
इसमें आते हैं पादप जगत। इसमें आप देखेंगे कि हरित लवक वाली कोशिका वाले जीव होंगे, ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में हरित लवक होगा, प्लस उनकी कोशिकाओं में सेल वॉल भी होगी, यानी कोशिका भित्ति भी होगी। और कोशिका भित्ति किसकी बनी होगी? वो बनी होगी भैया सेलुलोज की। ठीक है, उसके बाद जो सबसे आखिरी किंगडम आया वो आखिरी किंगडम था किसका? एनिमल्स का, यानी ऐसे जीव जो बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं भैया? पहली बात तो बहुकोशिकीय होते हैं, मल्टी सेलुलर होंगे यानी बहुकोशिकीय है। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है बहुकोशिकीय जीव हैं। उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी बात कैसे हैं? यूकैरियोटिक हैं, यूकैरियोटिक हैं। और तीसरी बात कि किसके बने हैं? ये बने होते हैं भैया जंतु कोशिका के, कि इनमें सेल वॉल जो है यानी कोशिका भित्ति जो है ना वो क्या होती है भैया? वो होती है एब्सेंट, यानी वो होती ही नहीं है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। इसी जो एनिमल है ना, ये एनिमल है ना जिसको आप प्राणी कहते हो, इन्हीं एनिमल्स को ही क्या कहा जाता है? इन्हीं एनिमल्स को ही हम लोग कहते हैं मेटाजोआ। क्या कहते हैं भैया? इनको कहते हैं मेटाजोआ। तो देखिए इसमें मेटाजोआ कहीं दिख रहा है? प्राणी जगत के अंतर्गत कौन आता है? मेटाजोआ आते हैं, क्योंकि एनिमल किंगडम को किस नाम से जानते हैं हम लोग? मेटाजोआ के नाम से। अब आ जाइए रोडोफाइसी। रोडोफाइसी क्या है भैया? रोडोफाइसी है शैवाल। क्या है? ये शैवालों का समूह है। कैसे शैवालों का? रोडोफाइसी लाल रंग के शैवालों का समूह है। और शैवाल किस में आते हैं भैया? शैवाल आते हैं किस में? प्लांट किंगडम में, यानी ये आते हैं पादप जगत में। ठीक है, किस में आएंगे भैया? ये आएंगे यहाँ पर प्लांट किंगडम यानी पादप जगत में। उसके बाद चलते हैं हम लोग कहाँ पर? हम लोग चलते हैं एस्कोमाइसिटीज पर। एस्कोमाइसिटीज क्या होते हैं भैया? ये होते हैं कवक। क्या होते हैं? कवक। यानी ये किस जगत में आएंगे? ये आएंगे कवक जगत में। उसके बाद आते हैं डायनोफ्लैजेलेट। ये क्या है? देखिए डायनोफ्लैजेलेट आते हैं प्रोटिस्टा में। किस में आते हैं भैया? ये आते हैं प्रोटिस्टा में। अब थोड़ा प्रोटिस्टा का वर्गीकरण कर लेते हैं तो शायद थोड़ा सा हमारी आगे जो है आगे के क्वेश्चन में कुछ हेल्प हो जाएगी। तो सबसे पहले हम करते हैं प्रोटिस्टा का वर्गीकरण। देखिए प्रोटिस्टा को 5 भागों में बांट दिया। प्रोटिस्टा क्या था? एक कोश की जीव जो यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं उनको प्रोटिस्टा में रखा गया। प्रोटिस्टा का जो पहला समूह था ना उसको कहा गया क्राइजोफाइट। क्या कहा गया भैया? उसको कहा गया क्राइजोफाइट। जो इसका दूसरा समूह था ना उसको कहा गया डायनोफ्लैजेलेट। तीसरा समूह था उसको कहा गया स्लाइम मोल्ड। क्या कहा गया भैया? स्लाइम मोल्ड कहा गया। चौथे वाले को कहा गया यूग्लिनाइड। ठीक, यूग्लिनाइड में कौन आता है? यूग्लिना आता है। और फिर जो 5वां था उसको कहा गया प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ किस जगत का पार्ट है? तो वो प्रोटिस्टा जगत का पार्ट है, आप याद रखेंगे। प्रोटोजोआ किस जगत का पार्ट है? प्रोटिस्टा जगत का पार्ट है। प्रोटोजोआ में जैसे अमीबा वगैरह आते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम रफ करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों के जीवन चक्र का सही क्रम है? देखिए मच्छर का जीवन चक्र कैसे होता है पहले वो समझ लेते हैं, क्रम आपको अपने आप मिल जाएगा। देखिए मच्छर का सबसे पहले एक एडल्ट मॉस्किटो ले लेते हैं। एडल्ट मतलब एक ले लेते हैं वयस्क। ये वयस्क क्या करता होगा? कुछ अंडे देता होगा। तो इसने क्या दिया? अंडा दिया यानी एग दिया। इस एग का जब स्फुटन होता है, ये जब अंडा फूटता है ना, इस अंडे से क्या निकलते हैं? छोटे छोटे लार्वा निकलते हैं। क्या निकलते हैं? लार्वा निकलते हैं। और इस लार्वा में थोड़ा सा जब चेंज आता है, थोड़ा सा ये विकसित होता है ना, तो ये क्या बनता है भैया? ये बनता है प्यूपा। और प्यूपा जब और आगे विकसित हो जाता है ना तो फिर से क्या बन जाता है? वयस्क। तो सही क्रम क्या है? अंडा है, लार्वा है, प्यूपा है और वयस्क है। तो अंडा है, लार्वा है, प्यूपा है, पूर्णक है। पूर्णक को हम क्या कहते हैं? वयस्क। ये क्या है? पूर्णक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भैया? ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, अब मच्छर किस में आता है? मच्छर आता है जी आर्थ्रोपोडा संघ में। किस में आता है? आर्थ्रोपोडा संघ में। और आर्थ्रोपोडा संघ जीव जगत का सबसे बड़ा संघ है। ठीक है, आप इतनी बातें याद रखेंगे। अब चलते हैं हम लोग 5वें क्वेश्चन में। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? 5वां क्वेश्चन कह रहा है लाइकेन में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो सबसे पहले ये समझते हैं कि लाइकेन क्या होता है। सबसे पहले क्या समझते हैं भैया कि लाइकेन क्या होता है? देखिए लाइकेन क्या है? यह एक प्रकार का सहजीवी संबंध है। यह क्या है? यह एक प्रकार का सहजीवी संबंध है।
सहजीवी संबंध। अब सहजीवी संबंध क्या होता है भैया? सहजीवी संबंध एक ऐसा संबंध है ना जिसमें दो जीव एक साथ रहते हैं और दोनों जीवों को एक दूसरे से क्या होता है भैया? फायदा होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि लाइकेन में क्या होता है। लाइकेन क्या है? दो जीवों का संबंध है। तो इसमें क्या है? दो जीव हैं। अब लाइकेन के जो दो जीव हैं ना, यानी वो कौन कौन से हैं? तो एक तो उसमें होता है शैवाल। शैवाल कैसे होते हैं भैया? शैवाल होते हैं ग्रीन, यानी ये क्या करते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं और अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, ये स्वपोषी हैं। अब दूसरा नंबर का है इसमें कवक। ठीक है, तो शैवाल और कवक साथ साथ क्या करते हैं? सहजीवी संबंध रखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? लाइकेन। अब मान लीजिए लाइकेन में कवक क्या करता है, शैवाल क्या करता है? मान लीजिए ये क्या है? ये भूमि है। भूमि में क्या है? ये मिट्टी है जहाँ पर बहुत सारा जल और खनिज है। यहाँ पर क्या है भैया? यहाँ पर जल प्लस खनिज है। अब यहाँ पर क्या करते हैं? यहाँ पर हम रेड कलर का शैवाल बना दे रहे हैं। ये रेड कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉरी, रेड कलर रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? कवक को। ये क्या है? आपके कवक हैं। ठीक है, अब इस कवक के साथ में क्या लगा हुआ है? इस कवक के साथ में ये ग्रीन कलर का क्या लगा हुआ है? शैवाल लगा हुआ है। ठीक है, ग्रीन कलर का क्या लगा है? शैवाल। शैवाल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या बनाता है? भोजन बनाता है। और कवक क्या करता है? कवक इस मिट्टी से जल और खनिज का अवशोषण करके किसको देता है? जल और खनिज का अवशोषण करके किसको दे देता है? वो दे देता है किसको? शैवाल को, ताकि वो प्रकाश संश्लेषण कर सके। क्योंकि अभी आपने देखा है कि प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल की आवश्यकता होती है। तो ये जल कहाँ से आता है? कवक क्या करता है? मिट्टी से जल का अवशोषण करके किसको दे दिया? शैवाल को। और शैवाल ने कवक, देखो कवक ने शैवाल के लिए क्या किया? कवक ने शैवाल के लिए जल का अवशोषण करके किसको दे दिया? शैवाल को। तो शैवाल को तो फायदा हुआ। उसके बाद क्या हुआ? अब भाई देखिए, कवक को भी तो कुछ फायदा चाहिए ना। तो हुआ क्या यहाँ पर? शैवाल ने जो भोजन बनाया ना, उस भोजन को इसने किसको दे दिया? इसने दे दिया कवक को। यानी शैवाल को कवक से क्या मिल रहा है? खनिज और जल मिल रहा है। और कवक को क्या मिल रहा है? शैवाल से कवक को मिल रहा है बना बनाया भोजन। ठीक है, और शैवाल को क्या कहा जाता है? शैवाल को फाइकोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट या फोटोबायोन्ट कहा जाता है। ठीक है, और कवक वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? कवक वाले पार्ट को माइकोबायोन्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? माइकोबायोन्ट कहा जाता है। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसे शैवाल नहीं माना जाता? निम्न में से किसे शैवाल नहीं माना जाता? इनमें से कौन है जो शैवाल नहीं है? देख भैया, यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स क्या है? एक तरीके का शैवाल है। ये क्या है आपका? ये शैवाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है कि नीले हरे शैवाल। भैया इसके नाम में तो शैवाल है बट ये शैवाल नहीं है। नाम में शैवाल है लेकिन ये शैवाल नहीं है। तो नीला हरा शैवाल क्या होता है? नीला हरा शैवाल एक तरीके का क्या है भैया? ये बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है जो क्या कर सकता है? जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। यानी ये ऐसा बैक्टीरिया है जो स्वपोषी है। ये प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। अगर प्रकाश संश्लेषण कर सकता है तो अपना भोजन स्वयं बना सकता है। अपना भोजन स्वयं बनाएगा तो स्वपोषी है। तो ये क्या है भैया? स्वपोषी बैक्टीरिया है। और इन बैक्टीरिया को जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं ना, ऐसे बैक्टीरिया को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। इनको हम लोग कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या कहेंगे भैया? इनको कहेंगे साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी पर। ऑप्शन नंबर सी स्पायरोगैरा, ये भी क्या है आपका? एक शैवाल है। वॉलवॉक्स, ये भी क्या है? ये कॉलोनियल है, यानी ये ऐसा शैवाल है जो कॉलोनी बना के रहता है। तो ये भी क्या है भैया? आपका एक शैवाल है। ठीक है, तो ये भी शैवाल है, ये भी शैवाल है और ये भी शैवाल है। तो किसे शैवाल नहीं माना जाता? तो जो नीला हरा शैवाल है ना, नाम में शैवाल है लेकिन ये शैवाल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी। और नीले हरे शैवाल को बैक्टीरिया कहा जाता है और दूसरा नाम इनका क्या है? साइनोबैक्टीरिया। अगर आपको इसके एग्जाम्पल लिखना है तो आप लिख लीजिएगा नॉस्टॉक और एनाबिना। नॉस्टॉक और एनाबिना क्या है? आपके नीले हरे शैवाल है, नॉस्टॉक और एनाबिना। अब चलते हैं हम लोग आगे। निम्न में से किस संघ के जीवों को सामान्यतः स्पंज कहा जाता है? स्पंज किसे कहा जाता है? स्पंज कहा जाता है भैया पोरीफेरा को। किसको कहा जाएगा? पोरीफेरा को। इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए
स्पंज किसे कहा जाता है? स्पंज कहा जाता है पोरीफेरा संघ के जीवों को। पोरीफेरा संघ के जीव ऐसे होते हैं ना जिनकी पूरी बॉडी पर छोटे छोटे छेद होते हैं। इन पर क्या होते हैं? छोटे छोटे छेद होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी। सिलेंट्रेटा को किस नाम से जाना जाता है? इनको हम लोग निडेरिया भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? निडेरिया कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखा था? यहाँ पर लिखा था एस्केल हेलमिंथीज। ऑप्शन नंबर सी क्या था? एस्केल हेलमिंथीज। एस्केल हेलमिंथीज को गोल क्रिम भी कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं? गोल क्रिम। और गोल क्रिम क्या होते हैं? गोल क्रिम जैसे एस्कैरिस, ठीक, जैसे आपके पास एस्कैरिस होता है। प्लेटी हेलमिंथीज क्या है? इनको हम लोग कहते हैं चपटे क्रिम, ठीक है। और चपटे क्रिम का एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपके पास फीता क्रिम, जो सबसे पहले देखिए मैंने लिखा था, ये क्या होता है? एक तरीके का आंतरिक परजीवी है, जानवरों में पाया जाता है। क्या है ये? फीता क्रिम, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो सेशन तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ, कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। उम्मीद है कि इन 6-7 क्वेश्चन के माध्यम से हमने कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ, कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यानी अंत तक आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अगर आपने अंत तक देखा है तो डेफिनेटली आपको क्लास बहुत पसंद आई है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।